कौन है ये बालन शाह, एक 35 साल का शख्स। 2 साल पहले तक हमें पता भी नहीं था। माओवादी आंदोलन का दौर लगभग 10 साल का था और तो बेसिकली देखा जाए पिछले 7 दशकों में नेपाल ऐसे ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम से गया है इस उम्मीद में कि वहां पे जो भी बदलाव आएगा वो लोगों पर केंद्रित होगा। अभी एक पूरी की पूरी खाली जगह मिली हुई है बालन शाह को नए नेपाल की नई विदेश नीति को स्थापित करने के लिए। बालन शाह का जो फॉर्मर रोल रहा एज अ मेयर, उसमें हालांकि देखा गया कि उन्होंने जो भारत को लेकर मुद्दे थे उसमें काफी अल्ट्रा नेशनलिज्म या फिर एक बहुत जागरूक और बहुत ज्यादा राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होकर उन्होंने जो भारत के साथ मुद्दे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि बालन शाह अपना टर्म पूरा कर पाएंगे? क्या वो टिक पाएंगे? नमस्कार, फेयर ऑब्जर्वर हिंदी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है रोहन और आज मैं बात करने जा रहा हूं डॉक्टर ऋषि गुप्ता से। ऋषि जी ने अपनी पीएचडी जेएनयू से की थी और वो काफी अच्छे से नेपाल को जानते हैं, नेपाल के बारे में लिखते हैं, नेपाल को अच्छे से परखते हैं। तो ऋषि जी, पहली बात तो धन्यवाद फेयर ऑब्जर्वर से बात करने के लिए और ये इंटरव्यू करने के लिए। लेकिन मैं आपसे सीधा ही पूछना चाहता हूं कि इतना बड़ा झटका नेपाल की पॉलिटिक्स में, आप इसको कैसे देखते हैं? कौन है ये बालन शाह, एक 35 साल का शख्स? 2 साल पहले तक हमें पता भी नहीं था और आज वो उनके प्रधानमंत्री बनने वाले हैं नेपाल के। तो प्लीज आप बताइए क्या हुआ है नेपाल में? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद रोहन, आपने मुझे बुलाया और यह अवसर दिया। मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता के विषय है क्योंकि आप मेरे पुराने कलीग भी हैं एशिया सोसाइटी के, तो ये मेरे लिए एक और अच्छा अनुभव है। और जैसा कि आपने कहा कि ऐसा क्या हुआ कि नेपाल में इतना बड़ा भूचाल सा आया जिसमें बालन शाह जो 35 वर्षीय एक राजनेता हैं, उन्होंने कुछ 4 वर्षों पहले ही नेपाल की राजनीति में अपनी पैठ बनाई और फिर जाके एकदम से यकायक हमने देखा कि इन चुनावों में उनकी एक बहुत भारी मतों से विजय हुई एक व्यक्तिगत स्तर पे। और जिस पार्टी को उन्होंने जस्ट 2 महीने पहले राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी जो उन्होंने ज्वाइन की थी, उसकी भी एक ऐसी विजय हुई जो शायद ही जो चुनावी विश्लेषक हैं या फिर जो नेपाल के विषयों को देखते हैं या नेपाल को क्लोजली समझते हैं, उनके लिए बहुत ही एक आश्चर्य का विषय रहा है। उनके लिए भी एक आश्चर्य का विषय रहा है और इसके लिए मैं 2-3 बातें कहना चाहूँगा। पिछले कई सदियों में देखें तो नेपाल का जो राइज हुआ है, नेपाल जिस तरीके से कंस्ट्रक्ट हुआ है, वो लगभग 200 सालों से ज़्यादा वो एक मोनार्की था, एक वहाँ पे राजशाही थी। राजशाही के दौरान अगर देखा जाए तो 1950 तक एक राजशाही अपने तरीके से चलती रही। वहाँ पे पृथ्वीनारायण शाह का जो एक डायनेस्टी था, शाह डायनेस्टी, उसका वो रहा। और 1950 में अगर देखा जाए तो पृथ्वीनारायण शाह की गद्दी वापस आई, शाह फैमिली की गद्दी वापस आई। और उसके बाद में उसमें लेकिन उस दौर में कुछ नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे थे और उनमें से अगर देखा जाए तो जो नई पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो लोग थे वो लोकतंत्र की ओर ज्यादा देख रहे थे क्योंकि चूंकि एक ये लैंडलॉक कंट्री है, तो उनके पड़ोसी मुल्कों में क्या हो रहा है उसका बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो भारत में 1947 में उसकी आज़ादी हुई और उसके बाद में उसका काफ़ी असर नेपाल पर भी हुआ। और कुछ जो विद्यार्थी थे, नेपाल के बड़े बड़े विद्यार्थी थे, उन्होंने भारत में रहते हुए कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उसके बारे में, कुछ पार्टीज का उन्होंने फाउंडेशन किया, लेकिन नेपाल में वो नहीं हुई फाउंडेशन। वो उनकी जो उनका जो आधार रखा गया भारत में, जैसे नेपाली कांग्रेस हो गई, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीज जो हैं, बहुत सारे उनके विंग्स हैं। तो ये सारी की सारी चीजें, गतिविधियां भारत में देखी जाने लगी क्योंकि भारत की आजादी का उन पे असर था जी। उस पूरे दौर के बाद में अगर देखा जाए तो वहां से एक तरीके से स्प्राउट्स ऑफ डेमोक्रेसी के का स्टार्ट हुआ। लेकिन इस बीच में अगर देखा जाए तो
जो नए नए पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम्स आने लगे, जो नए नए सिस्टम्स आए नेपाल में, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ में एक्सपेरिमेंट किया 1950 के बाद में। उसके बाद में एक पंचायती सिस्टम आया जिसमें पार्टीज नहीं थी। राजा महेंद्र के अंतर्गत अगर देखा जाए तो उसमें पार्टी लेस पॉलिटिकल सिस्टम कर दिया था, तो राजा के पास ही पूरी की पूरी ताकत थी। फिर उसके बाद में 90 के दशक में अगर देखा जाए तो वहां पे बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने फिर से आंदोलन किया, इंडिविजुअल्स ने आंदोलन किया, और उसके बाद में वहां पर एक तरीके का माहौल ऐसा बना कि भाई लोकतंत्र जो लाना है उसे लाना ही पड़ेगा, अगर वो नहीं लाया गया तो एक और आंदोलन हो सकता है। 1990 में फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की की स्थापना की गई, लेकिन कायदे से देखा जाए तो उस कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में जो सही मायने में जो ताकत थी वो अभी भी राजा के पास ही थी। तो 1994-96 के दौरान में देखा जाए तो जो माओइस्ट सेंटर पार्टी है उसकी बहुत सारी कंप्लेंट्स थी, 40 पॉइंट एजेंडा था, उन्होंने बहुत सारी डिमांड्स अपनी राजा के सामने रखी, गवर्नमेंट के सामने रखी, गवर्नमेंट ने उन्हें मानने से इनकार कर दिया क्योंकि राजा की बातचीत चल रही थी, क्योंकि राजा अपनी बात रखता था। और उन्होंने कई सारी डिमांड्स ऐसी रखी जैसे भारत के साथ संबंधों को थोड़ा बदलना, क्योंकि रिलेशन होने लगा कि वन साइडेड था भारत के साथ में। 1950 की ट्रीटी जो है, ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप, उसको बदलना, कई सारे ऐसे मुद्दे थे जो उन्होंने उठाए। तो 1994-96 के दौर में देखा जाए तो कई नई चीजें आई, और उसमें से एक आंदोलन की रचना हुई जिसे माओवादी आंदोलन कहा गया। माओवादी आंदोलन का दौर लगभग 10 साल का था, और तो बेसिकली देखा जाए पिछले 7 दशकों में नेपाल ऐसे ऐसे पॉलिटिकल सिस्टम से गया है इस उम्मीद में कि वहां पे जो भी बदलाव आएगा वो लोगों पर केंद्रित होगा, जो भी बदलाव है लोगों का उसमें ध्यान रखा जाएगा। अनफॉर्चुनेटली अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं हो पाया। 2008 में जब नेपाल में लोकतंत्र की स्थापना हुई, उस स्थापना के साथ में ऐसा माना गया कि जो नई पॉलिटिकल पार्टीज हैं, माओइस्ट सेंटर है या फिर एमाले है, नेपाली कांग्रेस है, ये सारी पार्टियां एक नए नेपाल की संरचना करेंगे। लेकिन देखा जाए तो पिछले 17 सालों में ऐसा नहीं हो पाया है। जो ग्रैंड ओल्ड पार्टीज हैं, जैसा आपने हमारी बातचीत हुई, तो जो ग्रैंड ओल्ड पार्टीज हैं यही 3 लगभग गिनी चुनी के माओइस्ट सेंटर, एमाले और नेपाली कांग्रेस, इन तीनों पार्टीज ने ही अपना एक वर्चस्व स्थापित रखा। पिछले 17 सालों में देखा जाए तो लगभग 4 चुनाव हुए इस चुनाव के पहले, उन 4 चुनावों में लगभग 10 से ज्यादा प्रधानमंत्री बने, जो एक तरीके से देखा जाए कि एक राजनीतिक अस्थिरता थी वो लगातार बनी रही। वहां पे कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसी नहीं थी, या कोई भी राजनीतिक व्यक्तित्व ऐसा नहीं था, कोई भी राजनीतिक व्यक्तित्व ऐसा नहीं था जो अपोजिशन में रहना चाहे। जब कोई व्यक्ति उस रोल को अदा नहीं करना चाहता है तो ऐसे में बड़ा मुश्किल हो जाता है कि उन देशों में एक राजनीतिक स्थिरता बनी रहे। ऐसे में नेपाल का भी वो केस बना रहा, एक अस्थिरता बनी रही, और जिसके चलते लोगों के अंदर एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन हो गया था। लोग बहुत नाखुश थे, लेकिन बदलाव नहीं हो पा रहा था, क्योंकि नेपाल का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस बात को तय करता है कि कोई भी पार्टी मेजॉरिटी न ला सके। बालन शाह एक ऐसी उम्मीद रही जेनजी आंदोलन के बाद में कि बालन शाह, हालांकि मैं आपके मुख्य सवाल पे अब आता हूं कि बालन शाह जब 2022 में, बालन शाह का अगर बैकग्राउंड देखा जाए तो स्ट्रक्चरल इंजीनियर हैं, उन्होंने रैपिंग से अपना करियर स्टार्ट किया, और रैपिंग में उन्होंने जिस तरह की एक्टिविज्म की, उन्होंने मुख्य मुद्दों को उठाया, उन्होंने राजनीति में जो परेशानियां थी, राजनीतिक नेताओं को लेकर जो बड़े बड़े मुद्दे थे, उन सारी बातों को कहा। लेकिन उन्हें एक्शन में लाने के लिए, हालांकि उन्होंने एक उम्मीद तो जगा दी, लेकिन उन्हें एक्शन में लाने के लिए उन्हें राजनीति में उतरना था। और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि वो एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर नेपाल के मेयर का, काठमांडू के मेयर का इलेक्शन लड़े, और जो धुरंधर कैंडिडेट्स थे, जो ग्रैंड ओल्ड पार्टीज के कैंडिडेट्स थे, उन्हें हराए। और ऐसा ही हुआ। लगभग उस दौर में भी उन्होंने, जब 2022 में उन्होंने पहली बार काठमांडू के मेयर का चुनाव लड़ा, तो उसे भारी बहुमत से उनकी जीत हुई। वो एक ऐसा पीरियड था जिसमें बालन शाह को अपनी पॉपुलैरिटी मिलने लगी,
और उन्हें एक पॉपुलिस्ट नेता के भी तौर पर जाना जाने लगा कि वो काम करते हैं। हालांकि वो एक थोड़ा सा नेगेटिव साइड में भी देखा गया कि जी वो ऐसी चीजें कर रहे हैं जो शायद एक डेमोक्रेसी या फिर एक लोकतांत्रिक ढांचे से थोड़ा अलग है। वो जो चाहते हैं वही करना चाहते हैं, थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशन से भी थोड़ा हट के बात करते थे। जी लेकिन उन्होंने जो बात रखी, उन्होंने जो मार्गदर्शन दिया यूथ को, वो शायद बाकी जनता में भी पनपने लगा। और उसका जो लास्ट में रिजल्ट हुआ कि जब अगर जेनजी आंदोलन ने वो मोमेंटम क्रिएट किया जहां पे बदलाव की डिमांड रखी गई, बालन शाह ने उस मोमेंटम को इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में कन्वर्ट करने का काम किया। और जी ऐसा माना जा सकता है कि अगर बालन शाह ने, और दूसरी तौर पे अगर देखा जाए तो बालन शाह ने एक्टिव पॉलिटिक्स 2022 में ज्वाइन की, और जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी है उसने भी 2022 में ही पहली बार चुनाव लड़ा, और पहले चुनाव में ही उन्होंने अपने आप को एक अल्टरनेट पॉलिटिकल ऑप्शन के तौर पे दिखा दिया, क्योंकि उन्होंने 20 सीटें जीती। 275 की जो पार्लियामेंट है, जिसमें से 165 डायरेक्टली इलेक्टेड है और लगभग 110 समानुपातिक तरीके से वो डिवाइड की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। ऐसे में अगर देखा जाए तो जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी है वो अपने आप को एक एस्टैब्लिश पार्टी के तौर पर दिखा चुकी थी। जी तो जब दो कंपोनेंट्स बालन शाह और राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी साथ आए तो एक ऐसा मौका लगा कि अब बदलाव इससे पॉसिबल है। हालांकि मैंने अपनी खुद की राइटिंग्स में ऐसा लिखा है कि उम्मीद नहीं थी कि कोई भी एक सिंगल पार्टी अपनी मेजॉरिटी लेकर आएगी, और मुझे लग रहा था कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी भी एक सिंगल मेजॉरिटी, एक फुल मेजॉरिटी नहीं ला सकती है। लेकिन मेरी तरह और जो भी एनालिस्ट थे इस बारे में जो अध्ययन करते हैं, मुझे लगता है हम सब की जो गेसेस थे वो कहीं ना कहीं कम पड़ गए, और जो लास्ट का रिजल्ट निकला है वो आश्चर्यजनक है। लेकिन ये जो मैंडेट है, जो इनको एक इलेक्शन में मैंडेट मिला है, वो दो तरीके का है। एक तो बहुत एस्पायरिंग नेपाल का है, जिसमें केवल यूथ ने ही वोट नहीं दिया है बल्कि यूथ की फैमिलीज ने दिया है, और वो फैमिलीज भी कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेटेड थी। पीपल अक्रॉस जनरेशन, हर एक उम्र के लोगों को ऐसा लगा कि बदलाव इसी इलेक्शन से लाया जा सकता है, क्योंकि वहां पे जेंजी मूवमेंट ने मोमेंटम दे रखा है। एक पक्ष था कि लग रहा था कि ये यंगस्टर्स का मोमेंटम है, केवल यंगस्टर्स ही इलेक्शन को नहीं जिता सकते। लेकिन शायद उनकी बातें इतनी ठीक थी, उन्होंने उन मुद्दों पर अपनी बातें रखी जो नेपाली जनता को छू गई, और ऐसे में एक ऐसा मौका आया जहां पर बालन शाह की पार्टी को लगभग एक फुल मेजॉरिटी जिसे कह सकते हैं वो मिल गई है। 182 सीट्स उन्हें मिली हैं, जिसमें से 2 सीटें कम है उन्हें फुल मेजॉरिटी क्लेम करने में। मुझे लगता है कोई अन्य पार्टियां भी उनको ज्वाइन कर लेंगी या इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ज्वाइन कर लेंगे। तो मैं अगर क्रक्स ऑफ योर क्वेश्चन का अगर मैं आंसर दूं तो बेसिकली कहा जाएगा कि बालन शाह एक ऐसे अल्टरनेटिव के तौर पर उभरे हैं, एक ऐसे कैंडिडेट के तौर पर उभरे हैं जिनसे उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं, यंगस्टर्स को भी और तमाम अन्य लोगों को भी, जो केवल यूथ ही नहीं बल्कि अन्य उम्र से भी आते हैं। जी, तो ऋषि जी, आपने बताया 2022 में बालन शाह पॉलिटिक्स में उतरे। आपने ये भी बताया कि वो रैपर रह चुके हैं, उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग घर से की है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जब वो 2022 में पॉलिटिक्स में उतरे तो क्या वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आए थे, उनको किसी और पार्टी ने सपोर्ट किया था, उनको ये मौका मिला कैसा? क्योंकि वो, उनकी जो परवरिश है वो तो एक आम नेपाली जैसी ही है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से, बैकग्राउंड फैमिली से नहीं आते, उनका कोई पॉलिटिकल कनेक्शन नहीं था, तो उनको ये लॉन्च मिला कैसे? आपका बहुत अच्छा सवाल है। मैं मानता हूँ कि नेपाल की राजनीति में बहुत कम ऐसे मौके रहे हैं जहां पर किसी इंडिविजुअल कैंडिडेट को किसी पार्टी लाइन से ऊपर उठने का मौका मिला है। जी बालन को वो मौका कैसे मिला, उसके लिए थोड़ा सा इतिहास में जाना पड़ेगा। बालन हमेशा से एक, आज की जेनजी लैंग्वेज में कहा जाए, एक ऑरा लेकर चले। और वो ऑरा ऐसा था जो उनके रैपर डेज से उसकी उत्पत्ति हुई। और रैपर डेज में जिस तरह के मुद्दों पर उन्होंने अपने म्यूजिक के सहारे उन्होंने जिस तरह के मुद्दों को उठाया, वो मुद्दे कहीं ना कहीं यंगस्टर्स के साथ में और अन्य तमाम एज ग्रुप्स के साथ में जुड़ाव पा पाए।
उन्हें लगा कि ये एक ऐसा व्यक्ति है जो काठमांडू जैसे शहर में, जो लगभग अब धीरे धीरे बहुत कंजेस्टेड होता जा रहा है, एक वैली है जहाँ पे लगभग लगभग अन्य क्षेत्र, नेपाल के अन्य रीजन से भी लोग आना चाहते हैं क्योंकि ऑब्वियसली कैपिटल है। तो और वहाँ पे ट्रैफिक को लेकर, पोल्यूशन को लेकर तमाम अन्य मुद्दे ऐसे बने पड़े थे। एनक्रोचमेंट था, इलीगल एनक्रोचमेंट, पार्किंग के इश्यूज थे। उन्होंने कुछ ऐसे मुद्दों का सोल्यूशन दिखाना चाहा अपनी कैंपेन में। तो उनके रैपर डेज ने और अब उनके म्यूजिक ने ऑलरेडी उन्हें एक प्लेटफॉर्म दे दिया था, वो एक एस्टैब्लिश्ड नेम हो गए थे। फिर उस म्यूजिक के थ्रू उन्होंने जो मुद्दे उठाए उसने उन्हें एक एस्टैब्लिश्ड, एक फ्यूचरिस्टिक कैंडिडेट के तौर पर एस्टैब्लिश कर दिया। फिर उसके बाद में जब इलेक्शन का मौका आया तो मुझे लगता है कि चूंकि वो ऑलरेडी इतना काम कर चुके थे, वो इतनी उनकी पॉपुलैरिटी हो चुकी थी, शायद वही कारण है कि उन्हें एक पॉपुलिस्ट नेता के तौर पर भी जाना जा सकता है, क्योंकि उन्होंने पॉपुलैरिटी के साथ में ही एक प्रॉपर डेफिनेशन है पॉपुलिज्म की, हम उसमें ना जाके एक छोटे से टुकड़े में अगर इस पॉपुलैरिटी को समझने का प्रयास करें तो उनके पास एक पॉपुलैरिटी जैसी चीज अवेलेबल थी, वो एक मशहूर थे और उसके साथ में जिन मुद्दों को उन्हें उठाया वो जनता तक पहुंचे। और तीसरी बात, जो मेन बात थी, उन्होंने कहा कि ये जो ग्रैंड ओल्ड पार्टीज हैं, आपने इन लोगों को कई सालों तक ट्राई किया है, शायद बदलाव जैसी चीज आज तक नेपाल के भविष्य में नहीं आई है जी। और ऐसे में अगर आप एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को मौका देते हैं, शायद उन्होंने इंडिपेंडेंट जाके एक सबसे बड़ा अच्छा काम किया। यूजुअली द चार्म ऑफ ओल्ड पॉलिटिकल पार्टीज एंड देयर डेप्थ इज सो हाई कि लोग उसे छोड़ नहीं पाते हैं, और शायद यही वजह थी कि जब उन्होंने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की तरह लड़ाई की, चुनाव में उतरे, तो लोगों को लगा कि इस व्यक्ति में कुछ कर गुजरने की चाहत है, और जिसके चलते उस बदलाव का रिजल्ट उनकी विक्ट्री के तौर पर दिखा। जी ऋषि जी, तो मेरे को इसमें ये जानना है कि आपने ग्रैंड ओल्ड पार्टीज की बात करी, अब जैसे इसमें नेपाली कांग्रेस हो गई, कम्युनिस्ट पार्टी हो गई, ये सालों से पता है इनकी कैसी आइडियोलॉजी है। कम्युनिस्ट पार्टी का तो नाम में ही कम्युनिज्म है। नेपाली कांग्रेस भी काफी हद तक लेफ्ट, सेंटर लेफ्ट मानी जाती है। फिर आती है राष्ट्र प्रजातंत्र पार्टी, वो पता है नेपाल की कि वो राइट विंग पार्टी है। तो इस सब में अब ये राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी का क्या आइडियोलॉजी है, क्योंकि ये तो काफी नई पार्टी है, तो इसमें पार्टी और बालेंस है, इनकी आइडियोलॉजी क्या है? बड़ा मुश्किल है इस चीज को गेस कर पाना कि वो किस आइडियोलॉजी से आते हैं, क्योंकि ये शायद मुझे नहीं लगता कि मैं अभी इस हाल में हूँ कि उनको एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी में फिट कर सकूं। शायद ये अच्छी बात है कि वो किसी आइडियोलॉजी से, समटाइम्स व्हेन यू डोंट हैव एन आइडियोलॉजी, ऐसे में आप किसी भी प्रतिद्वंदी के साथ में एक अच्छी फाइट कर सकते हैं, क्योंकि आप एक वो बैगेज लेके नहीं चल पा रहे हैं। शायद आरएसपी के पास में अगर वो आइडियोलॉजिकल बैगेज होता तो शायद बड़ा मुश्किल होता उनके लिए भी उस इलेक्शन को जीतना। तो आइडियोलॉजी के क्वेश्चन को थोड़ा सा साइड में करते हुए इस चीज को समझने का कोशिश करते हैं कि वो किस आधार पे अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि रिफॉर्म्स, एक बदलाव की राजनीति वो कर रहे हैं, वो लोकतांत्रिक मूल्यों की बात कहते हैं, वो जेंडर इक्वालिटी इंक्लूजन की बात करते हैं, वो संविधान में बदलाव लाने की प्रयास कर रहे हैं। वो सबसे अच्छी चीज अगर इस चुनाव में देखी जाए तो जो नेपाल का रीजनल डिवाइड था, जो मधेश, बाहुन या फिर जो पहाड़ी, ये जो जितने भी डिवाइड्स थे उन्हें खत्म करके उन्होंने सबने मिलके एक सिंगल पार्टी को चुना है। तो काफी वर्षों से जो क्षेत्रवाद की जो राजनीति चली आ रही है, या फिर जो एथनिक ग्रुप्स के जो डिवाइड्स हैं धर्म के आधार पर, ये जितनी भी डिवाइड वाली जो राजनीतिक मूल्य थे उन्हें खत्म कर दिया है। तो एक सिंगल एजेंडा आ गया है, उसमें है कि बदलाव की राजनीति। मुझे नहीं पता कि अगर इसे एक पारिभाषिक लेंस से अगर देखा जा सकता है या फिर इसको कोई व्याख्या दी जा सकती है, लेकिन बदलाव की राजनीति मुझे लगता है कि उनका एक मुख्य आधार है, और उस आधार को आगे मानकर मुझे लगता है कि उन्होंने जिस तरीके से युवा शक्ति को इस्तेमाल करने का प्रयास किया है, उनके जो मेंबर्स हैं काफ़ी युवा हैं, उनके अंदर जो चाह है, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा शिकायतें युवा को रही हैं, क्योंकि उनके पास एम्प्लॉयमेंट की कमी रही है, बेरोजगारी रही है उनके पास में। मैं इसी क्वेश्चन से रिलेटेड एक और बात कहना चाहूँगा
कि पिछले कई वर्षों से देखा जाए, पिछले 3 दशकों से लगभग, नेपाल में माओवादी आंदोलन जब चालू हुआ तो वहां से लोगों ने धीरे धीरे अपने आप को बाहर निकालना चालू कर दिया। जी वहां से अन्य देशों में जाने लगे, गल्फ कंट्रीज में, मलेशिया में, ऑस्ट्रेलिया में, इन कंट्रीज में अपना माइग्रेशन चालू कर दिया, क्योंकि देश में अपॉर्चुनिटीज कम थे, क्योंकि एक तो वहां पे आंदोलन चल रहा था, युद्ध चल रहा था, आंतरिक युद्ध था, और उसके बाद में जिस तरह का ढांचा, राजनीतिक ढांचा बना, वो उन्हें वो चीजें प्रोवाइड नहीं कर पाया जो वो चाहते थे उनके देश में मिले। और वो एक बड़ा कारण था युवा के लिए बार बार अपने आप को आगे करने का। जी और मुझे लगता है कि जेनजी आंदोलन ने, हालांकि एक सर्टेन यूथ ग्रुप बिटवीन 15 से 25 साल के युवाओं ने उस आंदोलन को आगे लीड किया, लेकिन शायद उसकी जो आत्मा थी वो अन्य लोगों से भी जाकर जुड़ी, और जब वो कलेक्टिवली साथ में आए हैं तो उसका ये इलेक्शन रिजल्ट है। तो मैं कहूँगा जो आरएसपी की जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो कहीं ना कहीं बदलाव की राजनीति चाहते हैं। जी। और सबसे मजेदार चीज तो ये हुई कि जब जेन जी प्रोटेस्ट हो रहे थे पिछले साल, तब इतना हमने देखा कि इतना तोड़ फोड़ मचाया गया था, कई लोगों की जानें भी गई थी। लेकिन अब जब इलेक्शन की बारी आई तो मैं भी काफी समय से देख रहा था नेपाल के इलेक्शन। मेरे को लगा कि कुछ वायलेंस हो सकता है, कहीं प्रोटेस्ट हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं देखने में आया। उल्टा ये इलेक्शंस तो मेरे को लगता है विदेश की जो मीडिया है, जो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है, उन्होंने ढंग से समझा ही नहीं, कवर ही नहीं किया। क्योंकि जिस जिस फोर्स के साथ, जिस इंटेंसिटी के साथ उन्होंने जेन ज़ी प्रोटेस्ट कवर किए थे, उसके साथ तो ये इलेक्शन पे ध्यान ही नहीं दिया। तो मेरे को तो ये लगता है कि नेपाल के लोग समझ गए थे कि ये सही में एक मौका है एक देश को एक नई राय पे ले जाने के लिए। और इसमें आपको क्या लगता है, क्या बालन शाह कर पाएंगे? क्योंकि आपने जैसे बताया पिछले मैंने जब एक नेपाल खबर के पत्रकार हैं फेरोज साहब कर कई बार बात कर चुके हैं, आप ही ने मेरे को उनसे मिलवाया था, कुबेर चालीसे जी, उन्होंने मेरे को बताया था कि पिछले 30 साल में 32 बार सरकारें बदल चुकी है नेपाल में। तो जब मैंने उनसे पूछा कि क्या ऐसा हो सकता है कि बालन शाह अपना टर्म पूरा कर पाएंगे, क्या वो टिक पाएंगे, तो उन्होंने कहा अभी कह नहीं सकते, लेकिन इतिहास तो गवाह है कि हमेशा कोई रह नहीं पाया है, 5 साल अपने टर्म खत्म नहीं कर पाया। आपको क्या लगता है? पहला सवाल, इसमें 2-3 सवाल है। पहला सवाल तो इलेक्शन से इतने पीसफुल कैसे रहे, उसके लिए अगेन आपको नेपाल के राजनीतिक इतिहास में जाना पड़ेगा। तो नेपाल की राजनीति में देखा जाए तो आंदोलनों की कमी नहीं रही है जी। नेपाल की राजनीति ही आंदोलनों की राजनीति रही है। वो फिर 60 के दशक में हो, 70 के दशक में हो, 1990 के दशक में अगर देखा जाए, पूरी पॉलिटिकल पार्टीज ने आंदोलन किया, उन्होंने कहा कि हमें डेमोक्रेसी चाहिए, और बड़ा इम्पोर्टेंट उसे फर्स्ट पीपल्स वॉर भी कहा जाता है। तो लोगों का जो पार्टिसिपेशन है आंदोलनों में बड़ा ऐतिहासिक रहा है जी। लेकिन जो चीज खास रही है कि वायलेंस बहुत कम रही है। अगर आप माओवादी आंदोलन को डिस्काउंट कर दें, उसे अगर अलग रख दें, तो नेपाल की राजनीति में जो वायलेंस है, हिंसा है, वो बहुत कम देखी गई है एज कम्पेयर टू बांग्लादेश या फिर जो अन्य देशों में अगर आप देखते हैं तो वो वायलेंस कम रही है। और इसका मुझे लगता है कि लोगों की लाइफस्टाइल और जो एक लिविंग फिलॉसफी है नेपाल की, लैंड ऑफ बुद्धा, है ना, तो वो काफी मायने तक उसको सारगर्भित करता है। और ऐसे में देखा जाए तो हालांकि लोग राजनीतिक तौर पर अवेयर हैं, जागरूक हैं, लेकिन उस राजनीति को के मेहम में रहना वो मुझे कम दिखा है। इसलिए मेरा मानना ये है कि हालांकि जेन-ज़ी आंदोलन की में जो वायलेंस हुई उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है। करगी कमीशन की जो करगी कमीशन बनाया गया था, प्राइम मिनिस्टर जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर है सुशील कार्की के दौर में, और उस कमीशन की इन्वेस्टिगेशन, उस कमीशन ने जेन-ज़ी आंदोलन की इन्वेस्टिगेशन की है, वो उन्होंने शायद जमा भी कर दिया है, प्रधानमंत्री को हैंड ओवर भी कर दिया है, लेकिन उसे पब्लिक नहीं किया गया है। अभी इट रिमेन्स टू बी सीन, ये देखना बाकी है कि उस कमीशन की रिपोर्ट में क्या क्या बिंदु रखे गए हैं, कौन रिस्पॉन्सिबल है वायलेंस को लेकर। लेकिन मैं जो दूसरी बात है कि इलेक्शंस पीसफुल रहे, वो मुझे लगता है कि जब जनता के पास में एक बदलाव की चाह रही हो,
ऐसे में उसे डिरेल कर देना, ऐसे में, और ये बहुत साफ था कि अगर बदलाव इस बार नहीं किया गया तो शायद बदलाव नामुमकिन होगा, क्योंकि इस तरह का आंदोलन, जो जेंजी आंदोलन है, वो एक ऑर्गेनिक आंदोलन था। उसे उसकी निटी-ग्रिटीज़ में तो अब शायद आंदोलन जो करगी कमीशन की रिपोर्ट है वही बाहर निकाल पाएगी, लेकिन ये काफ़ी ऑर्गेनिक था। मुझे नहीं लगता कि जेंजी जो यूथ है, जो लीडर्स थे, उनको भी पता था कि ये इतने बड़े स्केल पर आंदोलन बन जाएगा और एक ऐसी स्थिति बन जाएगी कि वो एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को भी हटाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि वो उनसे ना खुश थे। जी। तो अगर इस तरह की चीजें बहुत ऑर्गेनिक तौर पे हुई थी, तो मुझे लगता है कि लोगों के अंदर इस चीज का सेंस था, इस चीज की चाह थी, इस चीज की एस्पिरेशन थी कि अगर इस इलेक्शन के साथ में कोई छेड़छाड़ हुई तो शायद बड़ा मुश्किल होगा फिर से कोई अगर बड़ा बदलाव किया जाए। एक बड़ी खास बात है इस जेंजी आंदोलन ने जो किया देश के राजनीतिक इतिहास में, वो ये है कि पिछले 50 सालों के इतिहास को अगर देखा जाए, जिसे मॉडर्न नेपाल का इतिहास भी माना जा सकता है, उसमें देखा जाए तो एक डेमोक्रेसी की चाह थी लोगों के अंदर, जो 2008 में हुआ जी। पॉसिबल। लेकिन जो ये वाला आंदोलन था उसने डेमोक्रेसी के अंदर ही बदलाव चाहा। उसने ये नहीं कहा, इस आंदोलन ने ये डिमांड नहीं की कि हमें राजशाही वापस चाहिए, हमें एक ऑटोक्रेट वापस चाहिए, या उन्होंने कोई ऐसी डिमांड नहीं की। उन्होंने दे रिस्पेक्टेड, उन्होंने जो डेमोक्रेसी उसको रिस्पेक्ट दी, उसका सम्मान किया और उसी के अंदर, उसी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क के की परिधियों में ही एक नया बदलाव चाहा। और मुझे लगता है उस बदलाव की जो चाहत थी वो लोगों के साथ भी जुड़ी, वो भावनाएं लोगों के साथ जुड़ी, और जिसके चलते इस तरह का रिजल्ट आ पाया। जो दूसरा सवाल है आपका कि इंटरनेशनल मीडिया ने उसे कवर क्यों नहीं किया, मैं मानूंगा इंटरनेशनल मीडिया ने कवर करने का प्रयास तो किया, इलेक्शंस पीसफुल रहे, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया का जो दूसरा चाव था, जो उनकी चाह थी, वो थी बालन शाह की राइज को कैप्चर करने की। क्योंकि जेंजी मूवमेंट कहीं भी विश्व के राजनीतिक इतिहास में कहीं भी ऐसा नहीं हुआ है कि एक सोशल मीडिया बैन की वजह से किसी देश की सरकार गिर जाए जी। या पहली बार हुआ। और ऐसे में अगर उस आंदोलन से कोई नया नेता उभर कर आ रहा है, आपने सुना होगा जेंजी आंदोलन इंडोनेशिया में भी हुआ, पेरू में भी हुआ, अन्य देशों में भी हुआ, लेकिन कहीं पे इस तरह का इम्पैक्ट रहा हो उस देश की राजनीति पे, ऐसा नहीं देखा गया था। तो मेरा मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के पास में एक जो नेता इनकमिंग, एक लीडर इनकमिंग था, उसको प्रोजेक्ट करने का मौका मिला। बाकी जो पीसफुल इलेक्शन है वो बहुत अंडरटोन रहा, लेकिन जरूर इसको रिपोर्ट किया गया। और जो तीसरा सवाल है कि आगे यहाँ से देश कहाँ जाएगा राजनीतिक तौर पर, मैं मानता हूँ कि लोगों की एस्पिरेशंस बहुत ज़्यादा हैं इस चुनाव से, लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं इस चुनाव से। और अगर इतना बड़ा मैंडेट किसी एक सिंगल पार्टी को दिया गया है, या फिर एक इतना बड़ा मैंडेट एक पॉलिटिकल लीडर को दिया गया है, तो उससे डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होंगी। और इस बिंदु को मैं कई बार कह चुका हूं कि अगर पार्लियामेंट में अपोजिशन जो है वो अब थोड़ा कमजोर दिखेगा, क्योंकि बालन शाह के या आरएसपी के पास में इतनी ज्यादा सीट्स हैं, तो अगर अपोजिशन कमजोर है, इसका मतलब ये नहीं कि अपोजिशन कमजोर मिलेगा, क्योंकि जिस जनता ने सोशल मीडिया के यूज के थ्रू, अपनी आवाज के थ्रू उन्हें पार्लियामेंट तक लेकर गए हैं, अपने वोट के थ्रू उन्हें पार्लियामेंट तक लेकर गए हैं, ऐसे में सेम जनता उनकी नॉन परफॉर्मेंस पे, उनके कुछ ना करने पे, या उनके जो इनएक्टिवनेस अगर रही उनकी तरफ से, या स्लोनेस रही, ऐसे में वही जनता सड़क पर आकर फिर से उनसे सवाल करेगी। तो अगर उन्हें वो मैंडेट सड़क की आवाज से मिला, तो उसी के खिलाफ अपोजिशन भी सड़क से ही मिलेगा, और उनको इस ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि वो जो भी कुछ करेंगे उसके हर एक एक्शन का सोशल मीडिया पर जनता के बीच में, यंगस्टर्स के बीच में बात होती रहेगी। क्योंकि जो नोशन है कि सरकारें या राजनीतिक पार्टियां ऐसा ही करती हैं,
वो अब जा चुका है, उन्होंने बदलाव के लिए वोट किया है। तो अब उम्मीद है कि जो होता रहा है वैसा नहीं होगा, बल्कि एक नए राजनीतिक ढांचे का निर्माण होगा, जिसमें बालन शाह, रवि लामी छाने और जो अन्य दिग्गज नेता हैं जो इस पार्टी में आए हैं, मुझे लगता है उनके कंधों पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी। जी। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आप बात कर रहे हैं, देखिए उनके रैप गाने मैंने सुने हैं बालन शाह के, तो उन्होंने कई बार करप्शन, नेपोटिज्म, ये सब मुद्दे उठाए हैं, तो इन सब पे तो उन्हें काम करना ही होगा। लेकिन ऋषि जी, आप और मैं दोनों जियोपॉलिटिक्स के शिष्य हैं, तो मैं अंत इसी पे करना चाहूंगा कि देखिए नेपाल तो चीन और भारत के बीच में है, अब वो अपनी ज्योग्राफी बदल नहीं सकते। हमें कुछ पता नहीं कि बालन शाह और जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता पार्टी है उनकी जो फॉरेन पॉलिसी रहेगी वो कैसी रहेगी, क्योंकि बालन शाह ऑलरेडी फेमस हो चुके हैं। वो फोटो उनके ऑफिस की जहां पीछे ग्रेटर नेपाल का मैप लगा हुआ है, उसमें भारत का जो उत्तराखंड है वो भी नेपाल का हिस्सा दिखाया है, सिक्किम भी दिखाया है, उत्तर प्रदेश के भी कई इलाके दिखाए हैं नेपाल के साथ। तो क्या ऐसा हो सकता है कि भारत, बालन शाह जब प्रधानमंत्री बनेंगे नेपाल के, तो नेपाल और भारत के रिश्तों में थोड़े तनाव आ सकते हैं? क्या चीन की तरफ वो जाना चाहेंगे जैसे कम्युनिस्ट पार्टी रह चुकी है? तो फॉरेन पॉलिसी में भी अब उनको जो खेल खेलना होगा ना, वो भी उनके लिए शायद काफी चैलेंजिंग निकलेगा, क्योंकि देश की पॉलिटिक्स के बारे में बात करना एक अलग चीज है, वहां आपको सपोर्ट मिल सकता है, लेकिन जब आप अंतरराष्ट्रीय लेवल पे आके खेलना चाहें तो काफी चैलेंजेस आ सकते हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? बड़ा अच्छा सवाल है रोहन। मैं मानता हूं कि जब आपके पास में कुछ गेन करने को नहीं है तो लूज करने को भी नहीं है। When you जी don't have anything to lose, you don't have to. I mean, it's a process, it's a blank slate, I would say. तो जी अभी एक पूरी की पूरी खाली जगह मिली हुई है बालन शाह को नए नेपाल की नई विदेश नीति को स्थापित करने के लिए। जी जैसा आपने कहा कि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, यैम बिटवीन टू बोल्डर्स, इसको काफी बार इस फ्रेज को यूज किया गया है। अब बदलाव काफी आ चुके हैं विद इन नेपाल। जो नेपाल पुरानी समय का था वो नेपाल आज के युग में वैसा नेपाल नहीं है। दो चीजें मैं कहना चाहूंगा। पहली चीज, अगर बालन शाह का जो फॉर्मर रोल रहा एज अ मेयर, उसमें हालांकि देखा गया कि उन्होंने जो भारत को लेकर मुद्दे थे उसमें काफी अल्ट्रा नेशनलिज्म या फिर एक बहुत जागरूक और बहुत ज्यादा राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत होकर उन्होंने जो भारत के साथ मुद्दे थे उन पर बड़ी बेबाकी से तमाम ऐसी बातें कही जो शायद भारतीय विदेश नीति के जो लोग हैं या जो ऑब्जर्वर्स हैं या फिर जो नीति निर्माता हैं भारत में, उनके लिए बड़ा आश्चर्यजनक रहा, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा मैप लगाया पीछे की तरफ। वो एक रिस्पांस में था, क्योंकि भारत की पार्लियामेंट में एक ऐसा मैप लगा था जो उन्हें लगा कि ठीक नहीं है। लेकिन वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है। लेकिन वो जो दौर था उनका, वो एक मेयर ऑफ काठमांडू था। जी जब आप एक म्यूनिसिपैलिटी के एक मेयर का तो रोल निभाते हैं, एक शहर के मेयर का रोल निभाते हैं, और फिर जब आप एक राष्ट्र के नेता बन जाते हैं जी उसमें जो पॉलिसी स्पेस है बहुत लिमिटेड हो जाता है, इन द सेंस कि आपके पास आप जिस तरीके से डिसीजन ले सकते थे, क्योंकि मेयर के तौर पर जब आप बात कह रहे हैं तो उसका पॉलिसी मेकिंग में इम्पैक्ट इतना हो पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब आप स्वयं ही नेता हैं, जब आप स्वयं ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, और आप तब क्या सोचते हैं, ये बहुत ही रोचक विषय हो जाता है। ऐसे में मैं मानता हूं कि बालन शाह चूंकि अब धीरे धीरे इस चीज को समझ रहे हैं कि जो जियोपॉलिटिक्स है, जो नेपाल की स्थिति है, ऐसे में भारत के साथ में संबंध रखना बहुत जरूरी है। ज्योग्राफी एक बहुत बड़ा रोल अदा करती है, और उसमें अगर देखा जाए तो चूंकि नेपाल एक लैंडलॉक कंट्री है, तो उसे ट्रेड करने के लिए, अब तीसरे देशों से संपर्क रखने के लिए, कुछ चीज़ों को आयात निर्यात करने के लिए उसे भारत का रास्ता चाहिए ही चाहिए। हालांकि वो चीन के साथ भी ऐसी ट्रीटीज हैं, चीन के साथ भी कर सकता है, लेकिन मुश्किल की बात यह है कि चीन के साथ में जो ज्योग्राफी है, जो टेरेन है, हिमालयन टेरेन है, वो सपोर्ट नहीं करती है। तो आप चाहे भी, अगर आपकी पॉलिटिकल विल भी है, तो चाह कर भी आप उस ज्योग्राफी को नहीं बदल सकते। तो
आपको जो एक सुगम मार्ग है भारत के सहारे, भारत से जो उनको पोर्ट्स का एक्सेस मिलता है, बंदरगाहों का जो एक्सेस मिलता है, एक बंदरगाह नहीं बल्कि तमाम बंदरगाह, कोलकाता पोर्ट है और उसके अलावा भी अन्य पोर्ट्स हैं, उन पोर्ट्स के सहारे जो आप ट्रेड और ट्रांजिट कर पाते हैं, वो चीन के साथ में नहीं है। तो ज्योग्राफी इस चीज को डिफाइन कर चुकी है कि भारत के साथ में संबंधों को अच्छा रखना बहुत आवश्यक है, और वो केवल राजनीतिक मुद्दे से ही नहीं बल्कि एक सर्वाइवल के मुद्दे से भी बहुत जरूरी है। अब इन दो चीजों को अलग करते हैं, ज्योग्राफी को थोड़ा सा साइड में रखते हैं, बीच में रखते हैं कि अब जो मैंडेट मिला है बालिन शाह को, उसके आधार पर फॉरेन पॉलिसी या विदेश नीति कैसी हो सकती है। देखिए, पिछले 10 सालों में भारत और नेपाल, देखिए पिछले 10 सालों में भारत और नेपाल के बीच में जो भी मुद्दे उठे हैं या जो जो भी परेशानियां हुई हैं, उन सभी में बॉर्डर को लेकर कुछ इश्यूज आए हैं, बात वो 2015 की रही हो या टेरिटोरियल डिस्प्यूट की जो 2020 में था, उन सभी मुद्दों में एक चीज पाई गई कि जो यूथ है, जो युवा है, उन्होंने सोशल मीडिया का बड़ा इस्तेमाल किया। तो जैसे कुछ हैशटैग्स थे, बैक ऑफ इंडिया, गो बैक इंडिया, तमाम ऐसे जो एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स थे वो आउटपोर हो रहे थे। हालांकि ये क्लैरिटी नहीं रही कि वो केवल नेपाल से ही निकल रहे थे या सोशल मीडिया पे तो लगभग पूरे विश्व की जनता रहती है, तो एग्जैक्टली उनकी लोकेशन क्या थी ये जान पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक तरह का आंदोलन वहां बना और उसमें जो नेपाली डायस्पोरा है उसने भी काफी हद तक पार्टिसिपेट किया, लेकिन वो सर्कमस्टांसेस दूसरे थे। लेकिन क्या आज के दौर में भारत के साथ में वो विदेश नीति अपनी बदलना चाहेंगे? मैं कहूंगा कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर वो बातचीत जरूर करना चाहेंगे, उनका एक रिजॉल्व निकालना चाहेंगे। जैसे 1950 की जो ट्रीटी है उसमें कुछ ना कुछ बदलाव करने की कोशिश करेंगे। अब अगर फॉरेन पॉलिसी जनता सोशल मीडिया के थ्रू कंडक्ट करने लगेगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा जी। और अगर हम यह मान लें कि चूंकि सोशल मीडिया पर एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स हैं, वो नेपाल की विदेश नीति को पूरी तरीके से बदल देगा, या मुझे लगता है बहुत ही संकीर्ण, बहुत ही नैरो पर्सपेक्टिव होगा, बहुत संकीर्ण सोच होगी। क्योंकि जो विदेश नीति है वो केवल लोगों के कंट्रीब्यूशन से या फिर पब्लिक ओपिनियन से ही नहीं बनता है। लोगों के विचार एक महत्वपूर्ण अंग होते हैं विदेश नीति को बनाने में, लेकिन उसमें फिर व्यापार भी होता है, उसमें आपसी समन्वय भी होता है, कल्चर भी होता है। जो एक तरीके से मशहूर फ्रेज कही जाती रही है कि द डीपर टाइज बिटवीन इंडिया नेपाल, पीपल टू पीपल टाइज, सोशो कल्चरल टाइज, इकोनॉमिक टाइज, ये सारी की सारी डीप टाइज रही है, इसीलिए उसको एक स्पेशल रिलेशनशिप के फ्रेमवर्क में रखा गया है। उसमें अगर थोड़ा सा भी बदलाव होगा, मुझे नहीं लगता कि बहुत हैवी हैंडेड तरीके से उसमें पूरी तरीके से बदलाव होगा। हाँ, मैं ऐसा मान सकता हूं कि जिस तरीके का मैंडेट बालन शाह को मिला है वो किसी तरीके का कोई ब्लंडर नहीं करना चाहेंगे। वो बिल्कुल ड्रास्टिक तौर पर बदल दें, वह बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि उसका कहीं ना कहीं असर उनकी देश की आर्थिक व्यवस्था पर भी पड़ेगा, और उसका कहीं ना कहीं असर नेपाल और भारत की सिक्योरिटी रिलेशनशिप है उस पर भी पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता वो सब बदलने की चीजें, कुछ चीजें हैं जो परमानेंट रहती हैं वो परमानेंट ही रहेंगी, उनमें नई नई चीजों को इजाद किया जा सकता है, लेकिन जो स्ट्रक्चरल ढांचा है, जो मेन ढांचा है, उसमें बदलाव मुझे बहुत कम दिखता है। दूसरी बात चीन की तरफ से, चीन के साथ में चीन बड़ा न्यूट्रल टोन के साथ में बात करता रहा है। वो चीन को अगर आप चीन की विदेश नीति को अगर देखेंगे तो चीन कुछ चीजों पर बात नहीं करता है, आंतरिक मुद्दों पर वो दिखाता नहीं है, भले ही वो आंतरिक तौर पे कुछ हस्तक्षेप करना चाहे या फिर करे, लेकिन वो पब्लिक इमेज में उसे दिखाने का प्रयास नहीं करता है, और इस बात को भी मेंटेन रखता है कि वी डू नॉट इंटरवीन इनटू द इंटरनल अफेयर्स ऑफ एनी कंट्री। तो वो दिखाता है और इस चीज को बार बार अपनी पॉलिसी फ्रेमवर्क्स में जताता भी रहता है। लेकिन अगर सच्चाई देखी जाए तो चीन के लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है नेपाल के प्रति, या नेपाल उसकी जो नेपाल नीति में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है तिब्बत का मुद्दा। ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो नेपाल का जो मुख्य बॉर्डर है वो तिब्बत के साथ था, चाइना के साथ नहीं। लेकिन 1950 के दशक में जो बदलाव हुए, चीन ने जिस तरीके से तिब्बत पर अपनी पहुंच बनाई, ऐसे में देखा जाए तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गया नेपाल। फिर तिब्बत में शांति व्यवस्था बनाए रखने में
एक बहुत बड़ा रोल रहा है नेपाल का। क्योंकि अगर आप देखें 60 के दशक में तो जो पूरे सीआईए के ऑपरेशंस हुए, खाम्पा रेबेलियन हुआ, कहीं ना कहीं उसमें नेपाल का एक रोल था। नेपाल के लैंड को यूज किया गया टू ट्रेन खाम्पा रेबेलियंस रेबल्स, एंड एंड ऑफ द डे दे वेंट टू तिब्बत एंड व्हाटएवर उनको जो करना था उन्होंने किया। लेकिन आज के दौर में जो तिब्बतन एग्जाइल्स हैं वो काफी बड़ी मात्रा में नेपाल में रहते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो चाइना के लिए कंसर्न रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि कुछ आंदोलन जो फ्री तिब्बत मूवमेंट्स है या फिर अन्य तरह की जो बातें उठती रही हैं, उस तरह का कुछ वैचारिक माहौल नेपाल में बने, जिसको लेकर वो बहुत कंसर्न रहे हैं। तो पिछली सरकारें जितनी भी रही हैं, एटलीस्ट लोकतांत्रिक ढांचे में देखा जाए तो उन पर काफी कंट्रोल किया गया है उनके, और जिसके लिए सरकार पे क्रिटिसिज्म भी होता रहा है। लेकिन कोई सरकार ऐसा नहीं चाहेगी कि कोई एक ऐसा मुद्दा जो चीन के साथ में संबंधों को खराब कर सके, उस पर वो बात या फिर उसको कंट्रोल करने का प्रयास वो करते रहेंगे। ऐसे में जो चीन का मुख्य ऑब्जेक्टिव रहेगा कि चूंकि ये यूथ सेंट्रिक आंदोलन से बनी हुई एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसने एक सरकार बना रहा है, वो पार्टी एक सरकार बना रहा है, ऐसे में यूथ कहीं ना कहीं कंट्रोल में रहे, उस तरह के मुद्दे ना उठाए, ताकि नेपाल और चीन के संबंधों पर उसका असर पड़े। तो चीन थोड़ा सा कंसर्न तो रहेगा कि इस तरह के कोई आंदोलन ना हो नेपाल में, नेपाल के जो सिक्योरिटी कंसिडरेशन है उनका ख्याल रखा जाए, और तिब्बत और नेपाल की जो सीमा है वो सुरक्षित रहे, कहीं कोई ऐसे एलिमेंट्स क्रॉस ना कर सकें जो तिब्बत में किसी तरह का कोई अस्थिरता पैदा कर सकें। तो ये कुछ कंसिडरेशंस रहेंगे। तो मैं कहूँगा नेपाल, चाहे वो भारत हो चाहे वो चीन हो, दोनों के पास ही कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर वो जब वो अपनी नेपाल नीति, जो नई नेपाल नीति बनेगी, उसमें थोड़ा सा चिंता का विषय बना रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ जो नई सरकार बनने वाली है नेपाल में, उसके लिए भी बड़ा एक अपहिल टास्क रहेगा कि वो अपनी विदेश नीति को थोड़ा सा बैलेंस करके चले। मेरा ऐसा मानना है कि शुरुआती दिनों में विदेश नीति काफ़ी बैलेंस दिखेगी, लेकिन हमें इतनी उम्मीदें नहीं लगानी चाहिए। मुझे लगता है कि मीडिया को भी थोड़ा सा कंसर्न रहना पड़ेगा, थोड़ा सा सेंसिटिव रहना पड़ेगा कि अभी अभी सरकार बनाई है और उससे ऐसी उम्मीदें लगा लेना कि वो पूरा या फिर पूरा भारत के प्रति अपना प्रेम रखे या फिर चीन के प्रति प्रेम रखे। इस तरह के सवालों से थोड़ा सा दूर रहना पड़ेगा, ताकि क्लैरिटी आ सके कि ये सरकार क्या करना चाहती है। डॉक्टर ऋषि गुप्ता, बहुत बहुत धन्यवाद आपका फेरोज़ हिंदी से बात करने के लिए, हमें नेपाल के बारे में और जानकारी देने के लिए। और हम अब इस वीडियो के बाद समझ जाएंगे कि नेपाल को और करीबी से समझने की कितनी ज्यादा आवश्यकता है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रोहन, आपने मुझे बुलाया, और मैं आपके चैनल को और आपके हिंदी खास करके हिंदी चैनल को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो आगे बढ़े और ऐसे हम जुड़ते रहें। धन्यवाद।